जय हिंद विद्यार्थियों। जय हिंद सर। आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सहसंबंध गुणांक। इससे पहले हमने एक कालखंड में सहसंबंध क्या है और इसके प्रकारों के बारे में जाना है। आज के इस कालखंड में हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो हमने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्न आंकड़ों से सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र के प्राप्तांकों में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। दो विषय लिया है, सांख्यिकी में प्राप्तांक और अर्थशास्त्र में प्राप्तांक। दोनों में प्राप्तांकों का आपस में क्या संबंध है, यानी सहसंबंध की गणना हमको करनी है। तो सहसंबंध की गणना करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले एक इस तरह की तालिका बना लेते हैं। तालिका के ऊपर हम हेडिंग डालेंगे सहसंबंध गुणांक की गणना। आपको मालूम है कि सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए हमको क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए हमको दोनों ही श्रेणियों का माध्य मालूम होना चाहिए, वास्तविक माध्य यानी समांतर माध्य। तो हम x श्रेणी का समांतर माध्य निकालेंगे, फिर y श्रेणी का समांतर माध्य निकालेंगे। x श्रेणी कौन सी है? हम मान लेते हैं कि सांख्यिकी में प्राप्तांक ये x श्रेणी है और अर्थशास्त्र में प्राप्तांक y श्रेणी है। ठीक है, दोनों ही श्रेणियों का हम समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य निकालने के बाद हमको दोनों श्रेणियों का प्रमाप विचलन ज्ञात करना है। तो प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको पता है, इससे पहले भी हमने प्रमाप विचलन के अनेक सवाल हल किए हैं। तो प्रमाप विचलन x श्रेणी का प्रमाप विचलन बराबर अंडर रूट सिग्मा dx वर्ग के बटे n। इसी तरह y श्रेणी का प्रमाप विचलन निकालने के लिए अंडर रूट सिग्मा dy वर्ग के बटे n। और दोनों श्रेणियों के प्रमाप विचलन निकालने के बाद सहसंबंध गुणांक की गणना इस सूत्र की सहायता से हम करेंगे। सहसंबंध गुणांक का सूत्र है r बराबर सिग्मा dx इंटू dy या सिग्मा dx dy के बटे n स्मॉल सिग्मा x और स्मॉल सिग्मा y। तो स्मॉल सिग्मा x यानी x श्रेणी का प्रमाप विचलन और स्मॉल सिग्मा y यानी y श्रेणी का प्रमाप विचलन। अब इसी सूत्र को अगर हम आगे हल करें, आगे हल करने से मतलब ये है कि हम यहाँ पर प्रमाप विचलन के सूत्र का मान रख दें सिग्मा x की जगह और सिग्मा y की जगह y श्रेणी के प्रमाप विचलन के सूत्र को यहाँ रख दें। तो इस सूत्र से एक नया सूत्र व्युत्पन्न हो जाता है। वह सूत्र है सिग्मा dx dy के बटे अंडर रूट सिग्मा dx वर्ग इंटू dy वर्ग। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। और ये अब इन सब मानों के लिए हम एक तालिका बनाते हैं और इस तालिका में आप देख रहे हो कि दो खंड हैं। एक खंड है सांख्यिकी में प्राप्तांक यानी x श्रेणी और अर्थशास्त्र में प्राप्तांक यानी y श्रेणी। दोनों ही श्रेणियों में हमको प्रमाप विचलन या मानक विचलन की गणना करनी है। कौन कौन से कॉलम बनाया हमने? प्राप्तांक, सांख्यिकी के प्राप्तांकों को लिखा, इसको हमने मान लिया x और यहाँ पर पूरे सांख्यिकी के प्राप्तांक लिख दिए जो प्रश्न में दिए। अब हम क्या करेंगे? इस श्रेणी का समांतर माध्य निकालेंगे। ठीक, इसी तरह यहाँ पर हमने y श्रेणी के पूरे प्राप्तांक लिखे हैं, इनका हम समांतर माध्य निकालेंगे। माध्य से फिर विचलन ज्ञात करेंगे, फिर विचलनों का वर्ग करेंगे और फिर दोनों ही विचलनों का यानी x श्रेणी और y श्रेणी के विचलनों का गुणनफल कर देंगे और बाद में फिर गुणनफलों का योग निकालेंगे। देखिए कैसे करें। हमको क्या निकालना है? सबसे पहले समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? समान श्रेणी के समस्त पद मूल्यों का योग बटे पदों की संख्या। ये सूत्र है ना समांतर माध्य का, ये लिखा हुआ है सिग्मा x बटे n यानी x के सभी पद मूल्यों का योग। तो योग कर देते हैं। यहाँ देखिए आप इकाई में सब जगह शून्य है तो यहाँ शून्य आ गया। दहाई जोड़ दें, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39, 39 और 3 42, 42 और 2 44 और 1 45। तो यहाँ हमने क्या लिखा? 45 और ये शून्य यानी क्या आ गया? 450। ठीक है, अब n यानी पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। x श्रेणी में पदों की संख्या 9 है, y श्रेणी में भी पदों की संख्या 9 है। यहाँ आप देख रहे हैं ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों ही श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? 9। तो यहाँ पर x श्रेणी का माध्य क्या हो जाएगा? सिग्मा x यानी 450 के बटे n यानी 9। 9 का भाग दे दें आप, तो 9 का भाग यहाँ 45 में कितनी बार जाएगा? 9 पंजे 45 और 9 का भाग शून्य में 0 बार। तो यहाँ पर x श्रेणी का माध्य कितना आ गया? 50। ठीक, इसी तरह हम y श्रेणी का माध्य निकाल लें। y श्रेणी का भी योग कर दीजिए। इकाई में यहाँ 5 है, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। 20 का शून्य हासिल 2, दहाई जोड़ दें, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 6 41, 41 और 5 46, 46 और 4 50, 50 और 4 54। कितना आ गया? 540। 540 आ गया y श्रेणी के पदों का योग, यानी सिग्मा y आ गया कितना? 540। 540 के बटे n, n का मान 9 है। 9 का भाग दे दीजिए, 9 एकम 9 और 9 बना 45, 9 छक्के 54 और 9 शून्य 0। तो y श्रेणी का माध्य कितना आ गया? 60 है। अब x श्रेणी में हम जो विचलन निकालेंगे, बार x 50 आ गया ना, तो समांतर माध्य 50 से हम क्या करेंगे? विचलन निकालेंगे और यहाँ पर हम 60 से विचलन ज्ञात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 50 से विचलन देख लें, 90 और 50 का विचलन। तो आप क्या काम करोगे? यहाँ जो पदमूल्य है, पदमूल्य से आप माध्य को घटा दो। पदमूल्य है 90 और समांतर माध्य कितना है? 50। 90 में से 50 घटाया, कितना आया? 40। और ये विचलन कैसा है? धन है, क्योंकि ये पदमूल्य बड़ा है ना, तो विचलन धन आएगा। यहाँ पर 80 और 50 का विचलन कितना है? धन 30। 70 और 50 का विचलन कितना है? धन 20। 60 और 50 का विचलन कितना है? धन 10। 50 से 50 का विचलन 0। 40 और 50 का विचलन ऋण 10। अब यहाँ समांतर माध्य से ये छोटी संख्या आ गई, तो विचलन आएगा ऋणात्मक, है ना? ऋण 10। ऋण 30 और 50, इनका विचलन कितना होगा? ऋण 20। 20 और 50 का विचलन कितना होगा? ऋण 30। 10 और 50 का विचलन कितना होगा? ऋण 40। तो ये विचलन आ गया। अब विचलन का क्या करना है? विचलनों का वर्ग dx वर्ग, ये dx आ गया, dx का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ 40 का वर्ग लिखिए। 40 का वर्ग कितना? वर्ग करने के लिए 40 में 40 का गुणा कर दो। ठीक, तो 4 का 4 में गुणा पहले कर दो, 4 चौके 16, और चूंकि यहाँ एक शून्य है, वर्ग करेंगे तो 2 शून्य लगा दीजिए। कितना हो गया? 1600। ठीक है ना? अब दूसरा विचलन देखिए, 30 का वर्ग 900। भाई 30 का वर्ग निकालने के लिए 3 का वर्ग 9 और एक शून्य है, तो एक शून्य का जब आप वर्ग करोगे तो 2 शून्य। इस तरह से कितना आ गया? 900। 20 का वर्ग 400। 10 का वर्ग 100। शून्य का वर्ग 0। फिर यहाँ ऋण 10 का वर्ग 100। जब हम इनका ऋण 10 का वर्ग करेंगे तो ऋण 10 का ऋण 10 में गुणा होगा, तो जो वर्ग आएगा वो कैसा होगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ऋण 10 का वर्ग 100। ऋण 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? 200 नहीं, 400। ऋण 30 का वर्ग कितना होगा? 900। और ऋण 40 का वर्ग 1600। ठीक है ना? अब क्या करना है? इन वर्गों, विचलनों के वर्गों का योग कर देना। योग कर दीजिए। इकाई यहाँ सब जगह शून्य है। दहाई में यहाँ शून्य, यहाँ शून्य, दहाई में भी शून्य है। सैकड़े में देखिए 6 और 9, 9 6 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20, 20 और 1 21, 21 और 4 25, 25 और 9 34, 34 और 6 40, 40 का
शून्य, हासिल 4। अब 4 को जोड़ दीजिए 1000 में, 4 और 1 5 और 1 6, कितना आ गया यहाँ 6। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, अर्थशास्त्र में प्राप्तांक यानी वाय श्रेणी जो है, वाय श्रेणी का भी विचलन निकाल लें। देखिए वाय श्रेणी का समांतर माध्य कितना आया है 60। अब हम 60 से क्या करेंगे, वाय श्रेणी का विचलन लिखेंगे। जैसे यहाँ क्या है, पहला पद 75, 75 का 60 से विचलन कितना है, 75 में से 60 घटा दिया, धन 15। 80, 80 और 60 का विचलन कितना है, धन 20। 70 और 60 का विचलन कितना है, 65 और 60 का विचलन कितना है, धन 5। 55 और 60 का विचलन कितना है, ऋण 5। अब 55 छोटी संख्या है ना, तो ये जो विचलन है कैसा है, ऋण 5। 60 और 60 का विचलन कितना होगा, 0। 60 और 50 का विचलन यहाँ कितना होगा, ऋण 10। छोटी संख्या आई मतलब ऋणात्मक संख्या है, यानी विचलन जो आएगा ऋणात्मक होगा। 40 और 60 का विचलन ऋण 20। 45 और 60 का विचलन ऋण 15। ठीक, ये विचलन आ गए। अब क्या करना, विचलनों का वर्ग करना। विचलनों का वर्ग यहाँ पर जैसे 15 है तो 15 का वर्ग क्या होता है, 225। 15 का 15 में गुणा कर देंगे, 15 × 75 के 5, हासिल 7। 15 एकम 15 और 7 22। 20 का वर्ग आपको मालूम है 400। 10 का वर्ग 100। 5 का वर्ग 25, ऋण 5 का वर्ग 25। 0 का वर्ग 10 का वर्ग, ऋण 10 का वर्ग, ऋण 10 का वर्ग भी 100 होगा। ऋण 20 का वर्ग 400 और ऋण 15 का वर्ग 225। अब इन विचलनों के वर्गों का योग करेंगे। ठीक है, इकाई इकाई जोड़ दें। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। 20 का 0, हासिल 2। अब यहाँ पर 2 में 2 जोड़िए, 4। 4 और 2 6 और 2 8। 8 और 2 10। 10 का हासिल 1। 1 को यहाँ जोड़िए, 2 और 1 3। 3 और 4 7। 7 और 1 8। 8 और 1 9। 9 और 4 13 और 2 कितना आ गया 15, मतलब 1500 या 1500। अब अगली स्टेप में आपको क्या करना है, dx/dy का गुणा। dx यानी x श्रेणी का विचलन, इसका गुणा कर देंगे y श्रेणी के विचलन से। अब आप यहाँ देखिए x श्रेणी का विचलन कितना है, यहाँ पर शुरू में पहला 40 है, धन 40। और यहाँ y श्रेणी का विचलन कितना है 15। तो इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो 15 का गुणा आप यहाँ 40 में कर दो। 15 शून्य 0 और 15 चौके 7, तो यहाँ पर ये आ गया 7। यहाँ पर आपको चिन्हों का ध्यान रखना है, ये दोनों धनात्मक है तो गुणनफल धनात्मक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ ऋण आएंगे वहाँ ध्यान रखना। अब यहाँ 30 का गुणा करिए 20 से, तो 2 दिया 6 और 2 0, यहाँ पर भी आ जाएगा 600। अब 20 का गुणा यहाँ 10 से, तो 10 का गुणा 20 में करेंगे तो 200। और यहाँ 10 का गुणा किससे होगा 5 से, 10 पंजे 50। फिर यहाँ 0 है, यहाँ देखिए 0 का गुणा 5 से, ऋण 5 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। यहाँ ऋण 10 का गुणा, अब सावधानी रखना, ऋण 10 का गुणा 0 से, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0। फिर ऋण 20 का गुणा यहाँ 10 से, यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है, तो गुणनफल हो जाएगा धन, और 20 का गुणा 10 से होगा तो 200, यानी धन 200। धन का चिन्ह लगाना आवश्यक नहीं है। ऋण 30 का गुणा किससे होगा ऋण 20 से, तो गुणनफल धनात्मक हो जाएगा, और 30 और 20 का गुणनफल कितना 600। ऋण 40 का गुणा 15 से, तो यहाँ पर भी हमने 40 का 15 से गुणा किया था, 600 आ गया था, तो है ना, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 600। अब क्या करेंगे, इनका कर देते हैं योग। इकाई तो जोड़ने, यहाँ सब जगह 0 है, तो यहाँ 0 आ गया। फिर दहाई जोड़े 0 0 5, यहाँ पर 5 और 0 5। आगे चलें 6 और 6 12, 12 और 2 14,
14 और 2 16, 16 और 6 22, और 22 और 6 22 और 6 28, 2850। अब इस तालिका से जो हमको मान प्राप्त हुए हैं उन मानों को हम सहसंबंध गुणांक के सूत्र में रख देंगे। सबसे पहले सिग्मा dx dy, तो सिग्मा dx dy का योग कितना आया है 2850, तो हम यहाँ लिखेंगे 2850। इसके बाद करनी, सूत्र में यहाँ करनी है ना, अब करनी में सिग्मा dx वर्ग इंटू dy वर्ग, तो dx वर्ग कितना आया है 6000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6000 गुणा dy वर्ग कितना है 1500, 1500। तो यहाँ पर r बराबर 2850, ठीक है। अब हर में ये जो करनी के अंदर 6000 गुणा 1500 है, इसका हम क्या कर देंगे आपस में गुणा कर देंगे। तो 15 का गुणा आप काय में कर दो 6 में कर दो, तो 15 छक्के 90 आ गया। अब यहाँ पर कितने शून्य हैं 1 2 3, और यहाँ कितने शून्य हैं 1 2 3 और 2 5 शून्य है ना, तो हम यहाँ पर 5 शून्य लगा दें, 4 और 1 5 शून्य, और 90 वाला शून्य तो वो एक पहले से था, 15 छक्के 90 हमने गुणा किया ना, तो एक शून्य पहले से है, 5 शून्य और लगा दिया, तो संख्या क्या हो गई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, और इस पर नौकरी क्या करना है। अब इसका वर्गमूल हमको लिखना है, तो r बराबर 2850 के बटे, अब करनी के अंदर 90 लाख है, करनी के अंदर है, इसका मतलब 90 लाख का हमको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? और इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल निकालना आप कक्षा 8वीं में सीखे हो कि देख करके ही हम वर्गमूल बता सकते हैं। आपको मालूम है 9 का वर्गमूल कितना होता है, करनी के अंदर अगर 9 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा 3 होगा, करनी 9 यानी इसका उत्तर है 3। अब करनी के बाद में यहाँ कितने शून्य है देखे 6 शून्य है ना, 3 जोड़े शून्य है, तो एक जोड़े से आप एक शून्य ले लो, तो इसके वर्गमूल में क्या जाएगा 1 2 3, एक जोड़े से एक शून्य, दूसरे जोड़े से दूसरा, तीसरे जोड़े से तीसरा, तो यहाँ तो 90 लाख का वर्गमूल कितना आएगा 3000, कितना आ गया 3000। अब इसको आपको हल करना है, तो हल कैसे करें, ऐसा करते हैं शून्य से शून्य कैंसिल कर देते हैं, संख्याएं छोटी हो गई। अब 285 के बटे 300, हालांकि ये अभी 5 से विभाजित हो सकता है, लेकिन 5 से विभाजित करने में फिर हमको थोड़ी कठिनाई होगी, तो हम सरल काम क्या करें, इसको ऐसा करते हैं, पर r बराबर 285 के बटे और 300 को क्या लिखते हैं 3 गुणा 100 लिखते हैं। अब 3 का भाग आप इसमें कर दो, 3 से विभाजित हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, देखो 2 और 8 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, मतलब इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, ठीक। तो 3 से विभाजित करते हैं इसको, तो 3 9 27, 3 9 27, 28 में से 27 घटाए 1 बचा, 1 पर उतारे ये वाला 5 15, 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा 5 बार, तो कितना आ गया ये 95। अब 95 बटा 100, 95 बटा 100 यानी 95 में हम क्या करना है 100 से भाग दे रहे हैं, तो 95 में जब आप 100 का भाग दोगे तो दशमलव का चिन्ह 2 अंक के इधर लग जाएगा, यानी ये 5 ये 9, तो 1 2 यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, दशमलव के पहले लगा दीजिए 0। आप भाग करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो जब आप 95 में 100 का भाग दोगे तो उत्तर आएगा 0.95। तो ये क्या है, ये सहसंबंध गुणांक है, क्या है ये, और सहसंबंध गुणांक 0.95 है, मतलब ये 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, छोटी संख्या है ना 0.95, और ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, संख्या धनात्मक है, पहले कोई चिन्ह लगा हुआ है क्या, नहीं लगा, मतलब संख्या धनात्मक है, तो ये धनात्मक सहसंबंध है, और यह संख्या जो है 1 के बहुत करीब है, तो ये क्या कहलाएगा उच्च श्रेणी का धनात्मक सहसंबंध, क्या कहलाएगा उच्च श्रेणी का धनात्मक सहसंबंध। तो यहाँ ये हो गया आपका उत्तर, दोनों चरों में उच्च श्रेणी का धनात्मक सहसंबंध है। तो ये था कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। तो इसी तरह के और भी सवाल अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप कर लोगे कि नहीं, कर लोगे ना।
तो आशा है आज के इस कालखंड से आप कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना सीख गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।